Hello everyone, welcome to The Catalyst, and today we will discuss about 4th January current affairs. So let's begin with the session. First and foremost, we will discuss about India's foreign policy, how it was in 2021. 2021 में भारत की विदेश पॉलिसी कैसी रही, from selective to universal engagement, and how is it a confused policy or what? You will have all the conclusion here. तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, और ये आपको जीएस पेपर सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। दो कोविड-19 सिचुएशन वाज नॉट कंपैटिबल फॉर ट्रैवल, भले ही ट्रैवल के लिए कंपैटिबल ना हो, हाई लेवल मीटिंग ऑन सेंसिटिव मैटर एंड प्रोटोकॉल, द रिमार्केबल हाइपर एक्टिविज्म ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल बी द लेगेसी ऑफ 2021। हमारी जो रिमार्केबल पॉलिसी, जिसमें हमने क्या क्या किया, हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी की, ड्रग डिप्लोमेसी की, इसके अलावा आपने अफगानिस्तान के जो रीज़न है, अफगानिस्तान को लेकर हमने जिस प्रकार से एंगेजमेंट दिखाया है, राइट, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में। इसके अलावा हमने किस प्रकार से क्वाड में चाइना के साथ में जो डेडलॉक है उसको कैसे टैकल किया, पाकिस्तान के साथ रिलेशन, और इसके अलावा हमने कैसे अपनी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में मजबूत की इन दिस 1 ईयर, ये हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वर द रीज़न फॉर इंक्रीज एक्टिविज्म इन इंडियाज डिप्लोमेसी? ऐसा क्या रहा कि जो है इंक्रीज हुआ एक्टिविज्म पूरे डिप्लोमेसी का, मतलब कूटनीति का। सो जियोपॉलिटिक्स हैज टर्न अपसाइड डाउन। पेंडेमिक के कारण पूरी तरह से उठापटक देखने को मिली है, अपसाइड डाउन। तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया, जो 2001 तक तालिबान रहा करता था। 1996 में भी आया था तालिबान, सबसे पहले 2001 तक रहा। पीरियोडिक इलेक्शन ब्रॉट इनटू न्यू मेन कैरेक्टर, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, है ना, एज प्रेसिडेंट। बिफोर ही वाज द प्रेसिडेंट जो बाइडन आ गए। अब उनकी पॉलिसी और किस प्रकार से, अभी आप रिसेंट अफेयर्स में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से वो कामो हेलीकॉप्टर हैं उनको वो रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, डायरेक्टली इंडिया पर काटसा एक्ट न लगा के, और वो इनडायरेक्टली फ्रांस की जो एजेंसी उस कामोव हेलीकॉप्टर जो रशियन बेस्ड है उनके इंजन को बनाने में मदद करते, तो उस पर इनडायरेक्टली प्रेशर लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं काटसा एक्ट को लेकर, इंडिया के लिए भी एडवर्सरीज हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ें उन्होंने आज भी कंटिन्यू करी है डोनाल्ड ट्रंप की, और कुछ चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और आपने जो बाइडेन की पॉलिसीज़ को तो देख ही लिया कि वो जहाँ भी अननेसेसरीली एंगेज था यूएस, वो वहाँ से उस एंगेजमेंट से निकलकर, और उनका मेन फोकस जो है चाइना और साउथ चाइना सी, उस रीजन में वो ज़्यादा चाहते हैं। द वॉलेटिलिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस अक्रॉस द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, उठापटक देखने को मिली। इंडिया सडनली बिकेम एपी सेंटर ऑफ द ट्रेजेडी विच गेव इट ऑनर ऑफ बीइंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। आपको पता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के केस में हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी करना स्टार्ट किया है ना, बहुत से ड्रग्स को सप्लाई करना स्टार्ट किया। यहाँ पर प्रायोरिटीज़ क्या रही 2021 में? तो सबसे पहला हम चाइनीज़ एग्रेशन की बात करें तो बिगेस्ट प्री ऑक्यूपेशन ऑफ 2021 वाज टू गेट चाइना टू डिसएंगेज इन द एरिया ऑफ लद्दाख। लद्दाख के अंदर आपको याद ही आ रहा है कि पैगोंग सो लेक और वहाँ पर जो स्किर्मिशेस देखने को मिली, है ना। आपने देखा ही था कि किस प्रकार से उन्होंने जो है पर्टिकुलरली जो एक प्रकार के वेपन्स का प्रयोग किया, है ना, हेड टू हेड कॉलिजन में, इस प्रकार के जिसमें कांटे, मतलब इस तरह के लोहे के स्ट्रॉन्ग बेसिस लगे हुए थे। डायलॉग, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, इकोनॉमिक प्रेशर मैट विद लिमिटेड सक्सेस। तो डायलॉग्स किस प्रकार से किए जाएं, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, हमने अपने आप को तैयार कर रहे हैं हर तरह से। इकोनॉमिक प्रेशर के लिए हम लोग अपनी इकोनॉमी पर काम करना चाह रहे हैं, है ना। कई जगह हमने चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया, उनके बहुत से ऐप्स थे उनको बैन कर दिया, है ना। तो ये अपने आप में एक जो है ताकतवर पावरफुल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अफगानिस्तान क्राइसिस बिकेम फोरफ्रंट विद द तालिबान टेक ओवर इन काबुल, और जो अफगानिस्तान का जो क्राइसिस है काबुल पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। पाकिस्तान चाइना तालिबान एक्सेस विद सपोर्ट फ्रॉम रशिया एंड ईरान, ये भी इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि रशिया का हमेशा से इंटरेस्ट अफगानिस्तान में था। एंड क्योंकि अब देखिए ईरान इसलिए क्लोज कोलैबोरेशन में है क्योंकि इंडिया के ऊपर सैंक्शन है, और इंडिया को कई बार यूएस की बात माननी भी होती है, P5+1 सैंक्शन।
तो यहाँ पर ये एक सोरिंग पॉइंट बन गया इंडिया के लिए, लेकिन हम लोग वहाँ की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हमेशा से कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रायोरिटीज वाज गिवन टू अफगानिस्तान एंटी टेररिज्म रादर देन चाइनीज एक्सपेंशनिज्म, और हमने प्रायोरिटी क्या रखी कि अफगानिस्तान में एंटी टेररिज्म हो, ना कि चाइनीज एक्सपेंशनिज्म वहाँ पर देखने को मिले। क्लाइमेट चेंज में ज़्यादातर देशों ने नेट जीरो के टारगेट्स जो है उस पर इंडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है, फेज आउट करना चाह रहे हैं हम, काफ़ी सारे कोल प्लांट्स को रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहते हैं। एंड इसके बाद यदि बात करें यूनाइटेड नेशन में जो कुछ रिफॉर्म्स हुए, इंडिया गेव पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू इट्स प्रेसिडेंसी। हम लोगों ने 1 महीने की प्रेसिडेंसी की थी अभी, है ना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इन अगस्त 2021, विच वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो रिगार्डेड यूएन रिफॉर्म, इंडिया फोकस ऑन एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन को, जो भी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर हैं उसमें वीटो पावरफुल और भी देश आए, इसमें से जो हैं P4 जो कंट्रीज़ हैं, है ना, P4 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो चाहती हैं, जो बैट करना चाहती हैं इन दी वीटो पावरफुल, जैसे इंडिया है, इसके बाद में ब्राज़ील है, जर्मनी है और जापान है, राइट। तो इस प्रकार से डेमोक्रेसी की बात करें, द चार्जेस ऑफ इंडिया बीइंग ओनली पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो डिमांडेड अटेंशन, बट प्राइम मिनिस्टर असर्टेड दैट इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है वो कई बार अटेंशन में आई, पूरी दुनिया के लिए भी आया, लेकिन भारत ने ये अपने आप को हमेशा से रखा। पीएम मोदी ने भी ये बोला कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में है ना। इंडिया जो है सेलिब्रेट करता है एज डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूरी दुनिया की मदर क्यों है? क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ अमेरिकन, यूएस। फिर एक ये और सोर पॉइंट हमने देखा म्यांमार के इश्यू को, फॉरेन सेक्रेटरी विजिट टू म्यांमार टू एंगेज मिलिट्री जुंता। ये इनकी क्या होती है? पार्लियामेंट होती है। एट द टाइम व्हेन आंग सान सू की एंड अदर opposition leaders are in prison, expressed India's readiness to engage those power to explore possibility of friendship and cooperation। हमने वहाँ पर भी फ्रेंडशिप और कॉपरेशन को ऑफर किया, है ना। अभी आप रिसेंटली क्या देख रहे हैं? श्रीलंका इज अबाउट टू कोलैप्स, डिफॉल्ट होने वाला है, बैंकरप्ट होने वाला है। तो उस केस में क्या है, इंडिया वहाँ पर भी मदद करेगा श्रीलंका की। ऐसा उम्मीद है कि जो है श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए। What made Indian diplomacy hectic during 2021? तो यहाँ पर देखिए, इंडियन डिप्लोमेसी was characterized by readiness to deal with friends and foes alike। ये जो है हमने ये देखा कि चाहे दुश्मन हो या मित्र हो, हम एक जैसा बर्ताव कर रहे थे। जैसे टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया के साथ हमने प्रेशर बनाने के लिए पाम ऑयल जो है बिल्कुल बंद कर दिया। टर्की के ऊपर भी हमने कई प्रेशर बनाए, लेकिन टर्की से आज भी हम बहुत सा सामान, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हो या फोज हो, हम अपने जो एजेंडाज हैं और दुनिया में सॉफ्ट पावर भी भारत की हमेशा से बनी रहे, तो उसको मेंटेन करना और उसको बैलेंस करते हुए चलें। फ्रॉम सेलेक्टिव अलाइनमेंट इंडिया मूव टू यूनिवर्सल एंगेजमेंट। अब देखिए, चूंकि भारत अब धीरे धीरे सुपर पावर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, राइट, ग्रेजुअली, तो हमें एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं बल्कि यूनिवर्सल एंगेजमेंट करना होगा। जिस प्रकार से यूएस करता है, जिस प्रकार से चाइना करता है, जिस प्रकार से रशिया करता है, तो उसी प्रकार से ग्लोबल पावर के रूप में हमें अब जो है तो वो यूनिवर्सल एंगेजमेंट भी देखने को मिल रहा है। इवन टू एक्सटेंट ऑफ कन्विंसिंग मीटिंग विद एंटागोनिस्ट, और इवन हमने जो विरोधी हैं, विलेन है हमारे लिए, उनके साथ भी हमने मीटिंग की है। अमेरिका के साथ भी क्या है? बियॉन्ड familiarization with increased commitment of Quad, acceptance of AUKUS जो है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। तो वेस्टर्न क्वाड भी यहाँ पर देखिए, ये तो जो यूएस है वो तो अपने आप में जो है बहुत सारी जगह इस प्रकार की दोस्ती कर रहा है। जैसे यूएस हर रीजन में, जैसे यहाँ पर एक क्वाड बना दिया वेस्टर्न क्वाड, यूएस इजराइल यूएई का, फिर ऑकस, फिर इधर क्वाड। तो यूएस हमेशा से ये चाहता है कि उसकी हेजीमनी मेंटेन रहे, है ना, उसके फॉलोअर बने रहे। द एंगेजमेंट विद चाइना एट द लेवल ऑफ कमांडर्स एंड डिप्लोमेट्स वर इंटेंस। ये थोड़ा सा इंटेंस था। मिनिस्ट्रियल इंटरेक्शन कंटिन्यूड इवन व्हेन चाइना टोर अप मैनी फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। देखिए, चाइना का फंडामेंटल एग्रीमेंट देखिए, इंडिया एंड चाइना ने जो डिप्लोमेसी बना ली है कि वो द वे दे वांट एनीथिंग
लाइक अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कोई भी एरिया की बात करें, इवन इफ इंडिया इज डूइंग वेल बट चाइना विल प्ले इट्स रोल एज दे वांट टू प्ले इट, है ना, नॉट रेसिप्रोकेट मैनर। तो चाइना ने कभी भी रेसिप्रोकेशन नहीं दिखाया, तो इस रेसिप्रोकेशन को न दिखाना अपने आप में इंडिया के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन है, और हमें भी कुछ इस प्रकार से पॉलिसीज जो है बनानी चाहिए। रेसिप्रोकेशन तो होना ही चाहिए, यस और नो, क्या मानते हैं आप? सो द मेजर एग्रीमेंट वर साइंड विद रशिया डिस्पाइट, हमने रशिया के साथ साइन भी कर लिए, जबकि काटसा, है ना, काउंटरिंग एडवर्सरी अगेंस्ट, है ना, काउंटरिंग एडवर्सरी अगेंस्ट थ्रू सैंक्शन, मतलब सैंक्शन लगा के एडवर्सरीज को काउंट करना, है ना, काउंटर करना। ये जो पॉलिसी है काटसा एक्ट, ये होते हुए भी हमने S-400 मिसाइल को जो है इंपोर्ट करवाया, और फाइनली एक उसकी जो फर्स्ट बैटरी, मतलब फर्स्ट जो है सप्लाई वो आ भी गई है, पंजाब में उसको डिप्लॉय किया गया है अगेंस्ट चाइना। चाइना जो है वो इम्पोर्टेंट हमारा जो है एक बहुत ही एनिमी कंट्री कह लीजिए, तो वो चाइना ही है आज की तारीख में, जिस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसीलिए उसके अगेंस्ट में हमने S-400 मिसाइल को प्ले किया। इंडिया अटेंडेड अ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग ऑफ रशिया, चाइना, इंडिया विच डिमांड हाई लेवल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एट सीनियर लेवल। तो यहाँ पर शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे हाई लेवल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट देखा, सीनियर लेवल पर हमने, है ना, SCO समिट में भी। बिकॉज द यूनिक जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिया गिव पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल अगस्त। तो यहाँ पर क्या है, इंडिया ने बहुत पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस दिखाया प्रेसिडेंसी के समय पर, अपना काम बहुत बखूबी किया है। UNSC इंडिया ब्रॉट ग्लोबल इशू ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस टू एजेंडा ऑफ मंथ एंड सिग्निफिकेंट इनपुट वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द डिस्कशन इशू लाइक मैरिटाइम सिक्योरिटी। तो हमने कौन कौन से एजेंडा उठाए हैं, देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, पीस कीपिंग, एंटी टेररिज्म एंड फॉर एक्टिव कंसिडरेशन इन फ्यूचर। तो ये जो है UNSC जो है, यहाँ पर हमने जब 1 मंथ के लिए अगस्त में लीडरशिप की, तो वहाँ पर हमने पीस कीपिंग, टेररिज्म से रिलेटेड भी, मैरिटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड भी, और फिर उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल पर भी हमने बात की। व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस? मेजर चैलेंजेस में आपको पता है, चाइना का केस हमारे लिए लगातार जो है क्रिटिकल टाइम में, इस प्रकार से चाइना का जो ये अपना जो एजेंडा था वो उसे पूरा करने में लगा हुआ है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट, हमने बहुत ही अद्भुत एफर्ट अप्लाई किए, नॉट हैव बीन फ्रूटफुल, लेकिन चाइना के केस में ये असफल रहे। चाइना हैज़ नॉट शोन विलिंगनेस टू डिसएंगेज इन लद्दाख में वो डिसएंगेज करना ही नहीं चाहता। रिसेंटली आपने ये भी खबर सुनी होगी कि पैगोंग सो जो चाइनीज साइड है, वहाँ पर वो अपना एक ब्रिज को स्थापित कर रहे हैं, है ना, वहाँ पर पूरी तरह से आर्मी है। आपने ये भी देखा हो कि इस प्रकार से उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हुए, सभी को विशेष देते हुए, वो भी पैगोंग सो पर उसको पिक्चराइज किया गया। अफगानिस्तान के केस में यदि हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कैनॉट अफोर्ड टू शो एनी साइन ऑफ वीकनेस इन हिज एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिसी। यहाँ पर शी जिनपिंग का जो एक कैरेक्टर है कि वहाँ पर उनको चाइना में लोग किस प्रकार से देखें, तो वो किसी भी प्रकार से अपनी वीकनेस, कमजोरी नहीं दिखाना चाहते हैं, चाहे फिर वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल पॉलिसीज़ हो क्रिटिकल टाइम में, है ना। आपने देखा होगा कि चाइना ने अब बैटल के लिए पर्टिकुलरली रोबोटिक जो सोल्जर्स हैं, रोबोटिक कंप्लीट रोबोट्स को शिफ्ट कर दिया वहाँ पर, है ना, रोबोट्स को डिप्लॉय कर दिया है, बजाय कि वहाँ पर ह्यूमन बींग्स डिप्लॉय कर जाए। अफगानिस्तान के केस में यहाँ पर देखिए तालिबान का जो जिद्दी पना है, मतलब स्टबर्ननेस है, एंड इट्स टेंडेंसी टू एंडेंजर इट्स ओन पीपल्स फॉर द प्योरिटी ऑफ फेथ हैज़ बीन कंसर्न। ये उनके लोगों के लिए एक कंसर्न देखने को मिल रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और इसके लिए भारत बहुत तेज़ी से आगे आया। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए दुनिया के अन्य देशों को भी साथ में लिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज ऑलरेडी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ रेस्क्यूइंग दिस रिजीम एंड इंडिया हैज़ फॉर्मिडेबल चैलेंज। भारत के आपको पता है $3 बिलियन के हमारे निवेश थे, इन्वेस्टमेंट्स थे, वो सब जो है स्टेक पर हैं अब, रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओपन एंड यूनिवर्सल एंगेजमेंट विद ऑल।
तो धीरे धीरे भारत देखिए आप आसपास पड़ोसी देशों के साथ और डिफरेंट एरियाज में भी अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। So now we'll discuss next regarding हमास एंड गाजा स्ट्रिप। देखिए आपको पता होगा हिजबुल्लाह जो है, हम और हमास, आपने नाम सुना होगा हमास, ये एक प्रकार के टेररिस्ट ग्रुप मोस्ट ऑफ द कंट्री कंसिडर करते हैं। और ये उस समय था जब बीच में इजराइल बना, तो जो पैलेस्टाइन एरिया था वहाँ से जो है एक ट्रेटी साइन हुई अमेरिका के द्वारा, अमेरिकन ब्रोकर्ड थी। और वहाँ पर क्या हुआ, ये जो पूरा पैलेस्टाइन एरिया है ये एक छोटा सा एरिया इजराइल को दिया गया। बाद में इजराइल ने इसकी साइज़ को बहुत बढ़ा लिया, तो ये पूरा पैलेस्टाइन था। तो वेस्ट बैंक भी पैलेस्टाइन है, ये भी पैलेस्टाइन था। तो यहाँ पर जो गाजा है विच इज़ ऑन मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर जो है हमास है। और ये जो लेबनन है यहाँ पर हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है, ईरान, ठीक है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और गोलन हाइट्स किस में आती है, सीरिया में आती है। तो भी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक सिटी, एक कोस्टल सिटी के ऊपर इजराइल के द्वारा अटैक भी हुआ। इवन S-400 मिसाइल्स डिप्लॉयड थी, उसके बाद भी जो है इजरायली इसको करने में सक्षम रहे और किसी प्रकार का कोई जो है उनको कैजुअलिटी नहीं आई इजरायलीज को। तो यहाँ पर देखिए हमास जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इजराइल की जो मिलिट्री है उसने लॉन्च की स्ट्राइक अगेंस्ट मिलिटेंट टारगेट, और ये आपको पता होगा न्यू ईयर के समय हुआ ये। द गाजा स्ट्रिप 1 day आफ्टर रॉकेट वर फायर्ड फ्रॉम हमास रूल टेरिटरी। हमास रूल टेरिटरी का है गाजा में। इश्यू क्या था, सीज फायर ब्रोकर था, इजिप्ट एंड अदर मीडिएटर्स के साथ में लगातार चली रहा है। हैज़ बीन फ्रेजाइल, मिलिटेंट Hamas group says Israel did not take serious step to ease the blockade to imposed on Gaza with Egypt's help when Islamic movement seized control of the coastal enclave in 2007। गाजा ये कह रहा है कि अभी तक जो है आपने कोई सीरियस स्टेप नहीं लिए है ना ब्लॉकेड करने के लिए। ब्लॉकेड करना गाजा की जो ये रीज़न है उसे विद द इजिप्ट हेल्प, और इसीलिए क्या है उन्होंने ये अटैक किया। हमास कौन है, ये एक प्रकार के पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ग्रुप दैट वाज वेज्ड वार ऑन इजराइल, और ये 1987 से इन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। फाउंडिंग मोस्ट नोटेबली थ्रू सुसाइड बॉम्बिंग एंड रॉकेट अटैक, से ये लगातार रॉकेट अटैक करते रहते हैं, है ना। आयरन डोम टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगी, वो इजराइल में डिप्लॉयड है। और वहीं थार्ड जो है वो साउथ कोरिया में है ना, अमेरिका की। इट सीक्स टू रिप्लेस इजराइल एंड पैलेस्टाइन स्टेट, और ये कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल जो है पैलेस्टाइन स्टेट से पूरी तरह से रिप्लेस हो जाए, इजराइल का वजूद ख़त्म हो जाए। इट ऑल्सो गवर्न्स गाजा इंडिपेंडेंटली ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी। अब देखिए होता क्या है, ये जो हमास लोग हैं ना वो तो टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन गाजा पर कुछ बहुत ही आम आदमी भी रहते हैं। और गाजा इस कारण जो कॉमन पीपल है ना, इन हमास के कारण उन्हें बहुत कुछ फेस करना होता है। क्योंकि जब देखिए जब हमास अटैक करेगा और इजराइल उन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो कॉमन पीपल है उनकी भी मृत्यु हो जाती है, जो हु आर गुलिबल, उनका कोई दोष नहीं है जिसमें। नीड फॉर एन एग्रीमेंट, गाजा हैव बीन अंडर टाइटेंड इजरायली ब्लॉकेड सिंस 2007। गाजा जो है इजराइल के ब्लॉकेड से टाइटेंड है, इन विच मोस्ट बेसिक गुड्स स्टिल एंटर द रीजन अंडर हाईली रेस्ट्रिक्टेड मैनर। कोई सी बेसिक एलिमेंट भी जाता है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड मैनर में जाता है, इस कदर जो है गाजा को ब्लॉकेड कर रखा है। इन मे एन इजरायली ऑफेंसिव लेफ्ट नियरली 260 पैलेस्टाइन डेड एंड थाउजेंड्स वुंडेड। आपको याद आ रहा होगा पिछले दिनों में जब जो है एक्सटेंसिव वार स्टार्ट हो गया था इजराइल और गाजा के बीच में, है ना, लगातार जो है फायरिंग ऑफ द रॉकेट्स इत्यादि हो रहा था। सो थाउजेंड्स ऑफ वुंडेड, डिस्ट्रक्शन इन गाजा, गाजा के अंदर डिस्ट्रक्शन देखा गया, रॉकेट बैरेज इनटू इजरायली एरियाज एंड किलिंग, 13 इजरायली पीपल्स की हत्या भी हुई थी। वेयर इज गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप इज एंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएशन, और ये 1948 में आया when 3/4 of the Palestine Arab population was displaced, क्योंकि ये इन्हें यहाँ से वहाँ जाना पड़ा 3/4 को। बाकी तो वेस्ट बैंक में और कुछ लोग पहले ही
गाजा स्ट्रिप पे रहा करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजी दे वर शॉर्ट ऑफ स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन एंड नेबरिंग कंट्रीज लाइक जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। और अधिकांशतः जो है पैलेस्टाइन वो सीरिया, जॉर्डन और लेबनान में एक तरह से जो है रिफ्यूजी के तौर पे रह रहे हैं। सम वेंट वेस्ट बैंक, कुछ वेस्ट बैंक चले गए, वेस्ट बैंक में गाजा स्ट्रिप है, सॉरी वेस्ट बैंक चले गए, राइट। तो मैंने आपको वेस्ट बैंक का अलग से दिखाया था। कुछ गाजा स्ट्रिप पर है अंडर जॉर्डोनियन रूल। आफ्टर 1948 a very large number of Gaza Strip is tiny little coastal strip between Egypt what is now Israel। तो एक समय पर तो ये चारों तरफ से इसी से घिरा हुआ था। देखिए आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा, बीच में इजराइल ने सेनाई पेनिनसुला को भी कैप्चर कर लिया था। इसीलिए वन सेकेंड, इजराइल का लोकेशन तो यहाँ पर देख लीजिए आप, एक समय था कि ये बिल्कुल इजिप्ट से भी कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ये सेनाई पेनिनसुला भी जो ये नीचे वाला है रीजन, इसे भी इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि किस प्रकार से जो है पिछले दिनों में मई में किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, सीक्वेंस क्या था, ये हमने डिस्कस भी किया था, है ना, मई जून में हमने डिस्कस किया था। गाजा स्ट्रिप इज एंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएटेड, और ये 1948 में इमर्ज हुई है। यहाँ पर पैलेस्टाइन अरब पॉपुलेशन है, डिस्प्लेस्ड है, सम केसेस एक्सपेल्ड, वहाँ से चले गए। कोर्स ऑफ इजरायली क्रिएशन, मोस्ट ऑफ द रिफ्यूजीज दे वर शॉर्ट ऑफ स्कैटर्ड अक्रॉस द रीजन इन द नेबर कंट्री लाइक जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान में ये मौजूद है। कुछ जो है इनमें से वो वेस्ट बैंक चले गए, विच अंडर जॉर्डीनियन रूल इन 1948, तो कुछ वेस्ट बैंक चले गए। कुछ जो है लार्ज नंबर गाजा स्ट्रिप में रहा, टाइनी ये एक लिटिल कोस्टल एरिया है। अबाउट 70% ऑफ गाजा पॉपुलेशन आर रिफ्यूजी, 70% जो गाजा की पॉपुलेशन है वो रिफ्यूजी के तौर पर रह रही है। गाजा में रिफ्यूजी कौन, पैलेस्टीनियन लोग हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 बार इसको कवर कर लिया, आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई होगी एकदम। हु कंट्रोल इट, अब इसे कंट्रोल कौन करता है, हमास फोर्सिबली टू कंट्रोल इन 2007, आज की तारीख में हमास के कंट्रोल में पूरा गाजा स्ट्रिप है। शॉर्टली देयर आफ्टर इजराइल इम्पोज्ड अ कंप्लीट क्लोजर ऑफ गाजाज बॉर्डर, उन्होंने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, और कोई भी सामान मूवमेंट या बेसिक एमिनिटीज़ भी जाती हैं तो उसके लिए भी क्या करना होता है, इन्हें जो है ब्लॉकेड पूरी तरह से सिक्योर तरीके से जाता है। सो दे डिक्लेयर्ड गाजा टू बी एनिमी एंटिटी, और उन्होंने जो है गाजा को एनिमी एंट्री डिक्लेयर कर दिया। ऑफ कोर्स गाजा इज़ नॉट ए स्टेट, गाजा कोई स्टेट नहीं है, ये रिकॉग्नाइज किया है ना, इट इज़ द पार्ट ऑफ पैलेस्टीनाइन रीजन, बट है ना। तो यहाँ पर हमास ऑफ कोर्स इज व्यूड एज इजराइल एंड बाय मच ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटीज एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर इसराइल के अलावा बहुत से देश हैं जो इसे टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड देयर हिस्ट्री ऑफ अटैक सिविलियन एंड सो फोर्थ। और उनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री भी रही है कि है ना कि वो सिविलियन पे अटैक करता है एक्सेट्रा। तो इजरायली की बाउंड्री, गोलन हाइट्स, सेनाई पेनिनसुला, ये सब आपको याद रखना है। आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, इजराइल स्टिल ऑक्यूपाइज वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक आज भी इजराइल ऑक्यूपाई करता है। ऑल्दो इट पुल आउट ऑफ गाजा, एक समय था जब पूरे गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था इजराइल ने, है ना। द यूएन स्टिल रिगार्ड द पीस ऑफ लैंड ऑफ पार्ट ऑक्यूपाइड टेरिटरी। Israel claimed the whole Jerusalem as its capital, while Palestine claimed East Jerusalem as the capital for the future Palestine। तो यहाँ पर ईस्ट जेरूशलम तो बोलता है कि ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, ईस्ट जेरूशलम क्लेम कि ईस्ट जो जेरूशलम है वो इनकी राजधानी रहेगी। और इजराइल चाहता है पूरा का पूरा जो जेरूशलम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, 3 अब्राहमिक सेमेंटिक जो रिलीजन है उसकी, अब्राहम है ना, अब्राहम वाज द हेड। तो यूएस इज वन ऑफ ओनली हैंडफुल कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इजराइल्स क्लेम टू द होल ऑफ द सिटी। यूएस उन देशों में से एक है जिसने इजराइल के क्लेम को जो है होल सिटी, पूरे पूरे शहर पर आपका कंट्रोल है, इसको एक्सेप्ट किया है। तो अमेरिका एक उनमें से देश है। आज की तारीख में क्या हो रहा है, टेंशंस आर ऑफन हाई बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन लिविंग इन ईस्ट जेरूशलम। गाजा के साथ भी दिक्कत आती है, वेस्ट बैंक के साथ भी दिक्कत आती है इजराइल की, है ना, लगातार फाइट चलता ही रहता है।
गाजा इज रूल्ड बाय पैलेस्टाइन मिलिट्री ग्रुप, ये आपको पता ही हमास से है ना, विच हैज़ फॉट इसराइल मैनी टाइम, और कई बार इसराइल से इसने युद्ध किया है ना। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो इसराइल इजिप्ट टाइटली कंट्रोल्ड गाजा बॉर्डर टू स्टॉप वेपन गेटिंग टू हमास, और गाजा की बॉर्डर इतनी टाइट कर रखी कि हमास के पास किसी भी कंडीशन में किसी प्रकार का वेपन ना जाए, ये कोशिश की जाती है। पैलेस्टीनियन इन गाजा एंड वेस्ट बैंक से दैट दे हैव सफरिंग बिकॉज ऑफ इजरायली एक्शन, इसराइल का एक्शन जो ब्लॉकेड है उससे हम लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इस ब्लॉकेड को जो है बताते हुए यहाँ पर अटैक किया था। थिंग्स हैव एस्केलेटेड सिंस द स्टार्ट ऑफ होली मुस्लिम मंथ ऑफ रमदीन इन मिड अप्रैल एंड 2021। यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में अपनी नमाज अदा करने आते हैं विद नाइटली क्लैशेस बिटवीन पुलिस एंड पैलेस्टाइन, ये क्लैशेस होते हैं वहाँ पर। आपको पता होगा कि ब्लॉकेड वगैरह पुलिस का पूरा वहाँ पर कंट्रोल रहता है ना, जो इजराइल साइड है। द थ्रेटन एविक्शन ऑफ सम ऑफ द, ये जो उन्हें डरा दिया गया और उनको निकाल दिया गया पैलेस्टाइन फैमिलीज़ को इन ईस्ट जेरूसलम हैज़ ऑल्सो कॉज राइजिंग एंगर, तो इसके कारण भी गुस्सा और बढ़ा है। इज इट क्लियर? तो ये सभी जो इश्यू हैं ये आपको याद रखने हैं कि क्या है गाजा और क्या है गाजा स्ट्रिप, है ना, और इसके अलावा हमास क्या है ना, हिजबुल्लाह क्या है, आपको ये पूरा डिटेल में आर्टिकल आई थिंक बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा। यस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो व्हाई इलेक्शन कमीशन कांट डिले अपकमिंग पोल्स, क्यों इलेक्शन कमीशन अब डिले नहीं कर सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस आपको यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। यहाँ पर बहुत से रीजन बताए गए हैं कि एक भी दिन का डिले नहीं हो सकता। अब तक ऐसा केवल और केवल 3 बार हुआ था इससे पहले, और वो भी इमरजेंसी का केस था। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं कि प्रीपोन्ड हो सकता है। नॉर्मली इलेक्शन कमीशन ने जो डेट डिसाइड कर दी है पोस्टपोन नहीं होती है। सो यहाँ पर देखिए, एवर सिंस इलाहाबाद हाई कोर्ट अर्ज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंसीडर बैनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल रैलीज एंड पोस्टपोनिंग अपकमिंग assembly election due to increasing threat of Omicron, the focus of debate has shifted to election commission। तो यहाँ पर देखिए, इलाहाबाद कोर्ट ने ये अर्ज किया है, रिक्वेस्ट किया है इलेक्शन कमीशन को कि वो बैन कर दे, पॉलिटिकल पार्टीज को अभी पोस्टपोन कर दे इस इलेक्शन को। और ऐसा क्यों कहा गया है? वही ओमिक्रॉन जो है बहुत तेजी से, जो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत तेज है। सो व्हाई एंड व्हेन डज इलेक्शन कमीशन क्लब द इलेक्शंस, किस प्रकार से क्लब करता है? यहाँ पर आपको बहुत डिटेल में पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा। टू अवॉइड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए कोशिश की जाती है कि रिजल्ट पर किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस ना हो। इन्फ्लुएंस का मतलब, जैसे हम लोग कई बार, आपको पता होगा कि जो प्री पोल रिजल्ट्स कई बार सेफोलॉजिस्ट दे देते हैं, उससे भी 1-2 दिन पहले जो न्यूज़ चैनल्स में आ जाते हैं कि ये इतना जीतेंगे, उससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है चुनाव, है ना। उसे भी बैन करना चाहिए, उस पर भी लगातार क्या है, रेड पिटिशंस लगते रहते हैं। सो एज पर प्रैक्टिस इलेक्शन कमीशन क्लब्ड ऑल द इलेक्शन दैट आर सो क्लोज टू ईच अदर टू एंश्योर द रिजल्ट इन वन स्टेट डू नॉट इन्फ्लुएंस द वोटर इन द स्टेट गोइंग टू द पोल्स सून आफ्टर। इसीलिए आप देखेंगे 15 मार्च को गोवा में है, फिर 19 मार्च को है, और फिर मई तक जाते जाते यूपी वगैरह के चुनाव है। तो यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि चुनाव को इस प्रकार से क्लब किया जाता है कि देयर मे बी अ गैप बिटवीन 2 स्टेट इलेक्शंस। नाउ अर्लीस्ट डेट क्या है? द अर्लीस्ट ड्यू डेट ऑफ द स्टेट डिटरमाइंस द पोल डेट्स फॉर ऑल द क्लब स्टेट्स। पहले जो ड्यू डेट थी वो जो है अर्लीस्ट ड्यू डेट्स ऑफ स्टेट डिटरमाइंस, तो यहाँ पर क्या है, पोल डेट्स ऑफ ऑल द क्लब। तो यहाँ पर अर्लीस्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू डेट्स को देख लेते हैं। अर्लीस्ट डेट्स जो होती है उसको चुनाव करा जाता है। ड्यू इलेक्शन, नो डिले अलाउड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमने बोला था कि इलेक्शन कमीशन क्यों डिले नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डिले एन इलेक्शन इवन बाय अ डे ऑल्दो इट कैन एडवांस इट्स अप टू 6 मंथ, है ना। यहाँ तक कि वो देखो, इट कैन एडवांस इट्स बाय अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक वो पहले करवा सकता है, एडवांस कर सकता है। सारे डिसीजन बहुत पहले हो जाते हैं, लेकिन डिले नहीं है।
कोई डिले यहाँ पर अलाउड नहीं है, ठीक है। असेंबली इलेक्शन ऑफ 5 स्टेट आर ड्यू इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 2022। अर्ली मंथ्स का मतलब क्या है, इन 6 मंथ के अंदर हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो चुनाव होने वाला है मार्च में, वो 15 मार्च को गोवा का है। उसके बाद मणिपुर के जो चुनाव है वो 19 मार्च के हैं। देखिए डेट्स को इस तरह से क्लब्ड किया गया है कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस ना हो। फिर उत्तराखंड का 23 मार्च को पोल है, पंजाब का 27 मार्च को है, और यहाँ पर देखिए एक पूरा गैप देकर और 14 मई तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा। गोवा बीइंग द अर्लीस्ट, वी मस्ट हैव ऑल 5 इलेक्शन कंप्लीटेड बिफोर 15 ऑफ मार्च। तो यहाँ पर गोवा जो है सबसे पहले होगा, वी मस्ट हैव ऑल 5 इलेक्शन कंप्लीटेड बिफोर, ये शायद कुछ मुझे डाउट लग रहा है कि ऑल 5 इलेक्शन कंप्लीटेड बिफोर 15 मार्च नहीं, यहाँ पर गोवा की बात की गई है ना। तो इस प्रकार से वाई इलेक्शन कमीशन कैन नॉट पोस्टपोन इलेक्शन, क्यों पोस्टपोन नहीं करते, ये आपको रैशनल समझना होगा, ये लॉजिक समझना होगा। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, यदि पोस्टपोन किए जाते हैं इलेक्शन को, इलेक्शन कमीशंस हैंड एट ऑल एंड वुड बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड दैट गिव्स वेरी विधानसभा अ फिक्स टर्म, क्योंकि विधानसभा की देखो अपनी एक फिक्स टर्म होती है, उसके बाद वो साइकिल 5 ईयर का, इसलिए एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हो जाएगा। एज सुन एज टर्म इज ओवर, जैसे टर्म ओवर हो जाती है, द हाउस स्टैंड्स डिसॉल्व ऑटोमेटिकली, जैसे ही ये टर्म ओवर हो जाती है अपने आप ही डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना, सभाएं, है ना, यदि उसको एक्सटेंड ना किया जाए, अदरवाइज वो डिसॉल्व हो जाते हैं। टर्म ऑफ हाउस कैन नॉट बी एक्सटेंड एक्सेप्ट इन द इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, और ये एक्सटेंड केवल और केवल यदि कोई इमरजेंसी अप्लाई ना की जाए पार्लियामेंट के द्वारा, अंटिल वो एक्सटेंड नहीं किए जा सकते, वो डिसॉल्व हो जाते हैं। Which constitution restricts only 2 situation, war and breakdown of law and order। तो यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट करता है 2 सिचुएशन में, या तो वार हो या फिर ब्रेकडाउन हुआ हो लॉ एंड ऑर्डर का, उस केस में सेंटर जो है यहाँ पर डिसीजन लेता है। इन द 7 डिकेड्स ऑफ आर इलेक्टोरल हिस्ट्री, केवल और केवल 3 बार ऐसा हुआ है, असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर के केस में, जहाँ पर इंसर्जेंसी की सिचुएशन थी, राइट, असम, पंजाब और जम्मू कश्मीर में। अदरवाइज पोस्टपोन कभी भी अब तक इलेक्शन नहीं हुए। तो यहाँ से क्या वे फॉरवर्ड लिया जा सकता है कि इन गाइडलाइन को भले ही इलाहाबाद कोर्ट बोल रहा है कि ओमनिक्रॉन के कारण उसे पोस्टपोन किया जाए, तो पोस्टपोन करने की बजाय जो पॉलिसीज हैं वो इस प्रकार से बनाई जाए। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं रैली वर्चुअल कर सकती हैं, और इलेक्शन के लिए पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स प्रोसीजर्स बनाए जा सकते हैं। So before Bihar election of 2020, Election Commission had issued detailed guideline। आपको याद आ रहा होगा जब बहुत ही पावरफुली जब पहली वेव और यहाँ पर स्प्रेड हुआ था कोरोना का शुरुआत में, उस समय पर सबसे पहले बिहार का चुनाव था, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अदर कंट्रीज कंडक्टेड इलेक्शन दैट ईयर। और आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार इलेक्शन हुआ है, जो डिटेल गाइडलाइन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर कंट्रीज, तो उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन जो है अदर कंट्री में, जिसमें साउथ कोरिया में, श्रीलंका में चुनाव हुए, उसी की गाइडलाइंस को, है ना, उसी के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने जो डिटेल गाइडलाइन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन किया, उसी के बिहाफ पे साउथ कोरिया और श्रीलंका ने भी उसे फॉलो किया, और वहाँ पर भी इस तरह की प्रोटोकॉल्स को यूज़ किया, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट एंड गाइडलाइंस को अप्लाई किया जा सकता है। रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्शंस को, इलेक्टोरल्स, यहाँ पर रिडक्शन किया जा सकता है इलेक्टर्स को। जैसे दीज गाइडलाइन इंक्लूड रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्टर्स पर पोलिंग बूथ फ्रॉम 1500 to 1000। तो यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा बना दिए जाए ताकि ओवर क्राउडिंग का इफेक्ट ना हो, राइट। तो यहाँ पर रिडक्शन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ाकर, राइट। तो उससे नंबर ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, टीचर्स हैं जो भी उनको हैंडल करते हैं, उनके नंबर्स भी बढ़ाने होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के नंबर को भी बढ़ाना होगा। कोविड सेंसिटिव कैपेसिटी बिल्डिंग गाइडलाइन ऑल्सो इंक्लूड कोविड सेंसिटिव, कोविड बिहेवियर का ध्यान रखते हुए इलेक्शन ऑफिशियल्स इनको भी विशेष रूप से ध्यान रखें। पोस्टल बैलेट ऑप्शन भी हो सकता है, जिसमें 80 अबव एज वाले जो हैं वो पोस्टल बैलेट ऑप्शन का प्रयोग कर सकें। कोविड पॉजिटिव
पेशेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और उनके लिए तो आपको पता है कोविड पॉजिटिव जो है उनके लिए सेपरेट फैसिलिटी होती है, क्योंकि ये तो एक डेमोक्रेटिक occasion है, it is a democratic festival, and even if anyone who is COVID positive should have voting rights, and that is why there is a separate procedure है ना, there is a different, तो इसलिए क्या हो रहा है, ओवरऑल जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, नंबर ऑफ जो पर्सनल्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा की आवश्यकता होगी। वर्चुअल कैंपेनिंग किया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोल ही रहा था। बिसाइड्स स्टैंडर्ड सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन नॉर्म्स, वोटर वर सैनिटाइजेशन नॉर्म का ध्यान रखा जाए। ग्लव्स पहनकर ही वो ईवीएम पर क्लिक करें ताकि टच से स्प्रेड ना हो। टू अवॉइड क्राउडिंग एट काउंटिंग सेंटर, द काउंटिंग टेबल वर रिड्यूस फ्रॉम 14 to 7, और यहाँ पर काउंटिंग टेबल को कम कर दिया जाए, राइट। तो इस प्रकार से ये सब संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द विल पावर। सो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल मेंस क्वेश्चन, तो यहाँ पर व्हाट आर द चैलेंजेस इन पोस्टपोनिंग द असेंबली इलेक्शन बियॉन्ड द फिक्स्ड टर्म ऑफ असेंबली, है ना। तो आपके लिए एक प्रश्न तो ये है कि यदि पोस्टपोन कर दिया जाए तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो हमने एक इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या पढ़ा कि जो पूरा साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, राइट। और आपको इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से इसको ऑन टाइम किया जा सकता है, आप इसको आंसर दीजिए, है ना। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, आप इनको जरूर फॉलो कीजिए, आपके मेंस में ये मदद करेंगे। तो what we can conclude here, this election is an opportunity for election commission to redeem its image। यहाँ पर अपनी इमेज को एक बार फिर अच्छा करने का एक अच्छा अवसर है इलेक्शन कमीशन के पास। मोर इम्पॉर्टेंटली इट मस्ट गार्ड इटसेल्फ अगेंस्ट ट्रैप ऑफ पोस्टपोनिंग द पोल अंडर द परसुएशन। किसी भी कोई भी पीछा पड़ रहे हैं, इवन इलेक्शन कमीशन के पीछे आप हाई कोर्ट जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन उनको ना मानकर उन्हें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, राइट। तो ये इसका ओवरऑल कंक्लूजन हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, उसमें प्रिपेयरिंग फॉर ग्रीन एनर्जी शिफ्ट इन 2022, किस प्रकार से दुनिया के सभी देश इस दिशा में काम करें, इंडिया अपना जो स्टेप है वो किस प्रकार से ले रहा है, और दुनिया में क्या सिनेरियो है। एनवायरमेंट इकोलॉजी जीएस पेपर 3 के लिए ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सो पॉलिटिकल लीडर्स फाइंड देमसेल्फ करंटली एमिड इन मैसी रियलिटी, एक कंफ्यूज्ड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि एक तरफ इनको इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, फिर दूसरी तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी डिबेट भी चल रही है कि कैसे ग्रीन एनर्जी शिफ्ट किया जाए। सीमिंगली इररेजिस्टिबल फोर्स फॉर क्लीन एनर्जी, जैसे ग्रेटा थनबर्ग और बहुत से नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविस्ट क्लीन एनर्जी की मांग कर रहे हैं, हैज मेट इट वुड अपीयर द इमूवेबल ऑब्जेक्ट ऑफ एम्बेडेड फॉसिल फ्यूल एनर्जी सिस्टम। तो यहाँ पर इस एनर्जी सिस्टम को कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है डिक्रीज करना होगा। तो चेंजेस क्या हैं इन एनर्जी सेक्टर 2021 में, क्या चेंजेस हुए। ज़्यादातर देशों ने, आपको पता ही होगा कि जो ग्लासगो इवेंट था उसमें नेट जीरो के टारगेट्स लगभग जो है 133 कंट्रीज 133 देशों ने अपने नेट जीरो टारगेट्स रखे हैं। फेज डाउन करेंगे वो इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल को, ऐसा बोला है। प्राइस वॉलेटिलिटी, यहाँ पर पेट्रोलियम मार्केट वैसे भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिल रही है। हाई प्राइस नेचुरल गैस प्राइस रीच स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल एज डिमांड एक्सीड सप्लाई। तो यहाँ पर सप्लाई कम हो गई थी क्योंकि पूरा का पूरा जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस है, आपको पता ही है कि प्रोडक्शन कम कर दिया। देखिए पहले तो प्रोडक्शन हो रहा है अच्छा खासा, फिर डिमांड कम हो गई और इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया। अब जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से एक डिमांड सप्लाई जो है गैप वो देखने को मिलता है, और इससे क्या होता है कि प्राइस राइज हो जाते हैं इस गैप के कारण। सो जियो पॉलिटिक्स कंपाउंडेड विद इम्बैलेंस, ये देखने को मिला। अब ये सब यदि ग्रीन एनर्जी कंट्रीज अपने लेवल पर बना लेंगी तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 ट्रेंड के बारे में, किसके रिगार्डिंग, शेप द इमर्जेंट एनर्जी लैंडस्केप की, आने वाले समय में कैसे हम इसको करें। तो पहला पॉइंट है ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी विल बी लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव। सबसे पहले तो यदि हम नई टेक्नोलॉजी क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होंगे, इसके लिए मैसिव कैपिटल इन्फ्यूजन की आवश्यकता है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो फाइनेंस करे। अभी तक नो कंट्री और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन कैन फाइनेंस
ट्रांजिशन इंडिविजुअली एक नहीं कर सकते, सबको जो है एक टेबल पर आना होगा, पूरे विश्व को। द वर्ल्ड नीड टू कोलैबोरेट, पूरे दुनिया को कोलैबोरेट करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल विल डोमिनेट एनर्जी बास्केट ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन भी हो रहा होगा तब भी फॉसिल फ्यूल का ही डोमिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई को जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसमें गैप नहीं लाया जा सकता, यस और नो, है ना, क्योंकि एनर्जी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करनी होगी, और यहाँ पर प्राइस मूवमेंट विल बी शार्प, वोलेटाइल एंड अनएक्सपेक्टेड। तो इसीलिए क्या है, ये एक पॉइंट जरूर है कि जो है यहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा एनर्जी बास्केट में, फॉसिल फ्यूल ही करेंगे इस इन द मीन टाइम ऑफ दिस ट्रांजिशन। रिसर्जेंस ऑफ market influence of OPEC plus after private companies move beyond fossil fuel। अब क्या हो रहा है, मार्केट इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है OPEC प्लस का आफ्टर प्राइवेट कंपनीज मूव बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल। तो यहाँ पर देखिए OPEC प्लस विल रिसर्च इन मार्केट इन्फ्लुएंस। जैसे कोई भी देश नहीं चाहेगा, जैसे सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज हैं, वो चाहेंगे कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो अभी भी यूटिलाइज हों और धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करें। तो इन पर्टिकुलर ग्रेटर कंट्रोल ओवर पेट्रोलियम मार्केट एज प्राइवेट कंपनीज मूव बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल अंडर प्रेशर ऑफ शेयर होल्डर एंड रेगुलेटर। आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया भी अपनी टैक्टिक्स चेंज कर रहा है, वो भी अब क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऐसा कर रहा है। ट्रांजिशन विल क्रिएट न्यू सेंटर ऑफ एनर्जी पावर, और इससे क्या होगा, एक नया सेंटर ऑफ एनर्जी पावर देखने को मिलेगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट की सप्लाई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉन्गो करता है। ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स लार्ज शेयर ऑफ लिथियम मार्केट, चाइना कंट्रोल द माइनिंग। और इससे क्या होगा, रेयर अर्थ एलिमेंट, मिनरल्स और जो ये फोटोकेमिकल जो पैनल्स हैं उनको बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, तो हम देख रहे होंगे कि जो ये गल्फ कंट्रीज थी और अमेरिका, रशिया से पावर शिफ्ट कहीं और होगी जो इन एनर्जी को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं एज द बेसिक रॉ मटेरियल के तौर पे। सो इट इज़ डिफिकल्ट, और जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा इन सबको एम्बेड करने में, वो तो सबसे तेजी से है ना, वी कैन से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू टेल how and when these countries will exercise their market power, but it is clear that green transition will create new center of energy power। तो यहाँ पर ग्रीन ट्रांजिशन देखते हुए हमको बहुत सारी चीज़ें, हम लोग बहुत से फेजेस को, इस ट्रांजिशन को अलग अलग एस्पेक्ट से देखेंगे। इकोनॉमिकली कैसे कैसे कंट्रीज जो है उनमें भी कैसे ट्रांजिशन आ रहा है। सो नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म विल इन्फ्लुएंस एनर्जी पॉलिसी। नेशनलिज्म भी देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। अब यहाँ पर यूएस, चाइना करंटली एम्ब्रॉयल इन कोल्ड वार ओवर टेक्नोलॉजी, ट्रेड, साइबर इशू, है ना, डिफेंस, सभी में देख रहे हैं हम लोग। तो यूएस चाइना अपीयर्स टू बी सिमिलर फेस ऑफ, बट दैट हैज़ नॉट कम द वे टू एनर्जी रिलेशन। ये एनर्जी रिलेशन में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर एनर्जी रिलेशन में ये यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी को ये इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। Few weeks ago, two countries decided to coordinate release oil stock from their strategic reserve to cool off oil market। तो यहाँ पर दो कंट्रीज ने ऐसा भी किया कि उनके पास जो लार्ज स्केल पर स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व? वी हैव टेकन मैनी क्लासेस ऑन दिस, है ना, वी हैव डिस्कस्ड मैनी टाइम। सो द अंडरलाइनिंग रियलिटी इज दैट नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एम्बिशन विल बी डिफाइनिंग एंड डिटर्मिनेंट ऑफ फ्यूचर एनर्जी। कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल एम्बिशन कैसे, किस प्रकार से देश जो है नेशनल इंटरेस्ट को ले जाएंगे, है ना, फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन में, वो देखना रहेगा। अब बात आती है कि भारत के लिए क्या सजेशन है जब हम लोग इस प्रकार का ट्रांजिशन देखेंगे। तो ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नर्चर रिलेशन विद ट्रेडिशनल सप्लायर्स। हमें जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं उनके साथ तो है ना रिलेशन अच्छा रखना ही है, क्योंकि ये जो गैप है उसमें फॉसिल फ्यूल की सबसे ज़्यादा डिमांड है। इट मस्ट एज्यूम दैट रोल इन एनर्जी मार्केट विल डिमिनिश। हाँ, हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि एनर्जी मार्केट पूरी तरह से उनका फॉसिल फ्यूल का कम होने वाला है, अभी हमें समय लगेगा। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमको बढ़ाने होंगे, है ना, ऑयल गैस के। द लेटर होल्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, फॉर्मर स्टोर गैस, इनर एलियाज, इंटर एलियाज एंड कन्वर्जन। ब्लू हाइड्रोजन, बताइए ब्लू हाइड्रोजन क्या है? हमने कई बार क्लास ली है, बताइए व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन। मैंने बहुत से हाइड्रोजन के बारे में आपसे डिस्कस किया था।
इकोसिस्टम फॉर सर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे देश में भी मिनरल का सर्च किया जाए ताकि हम एनर्जी इंडिपेंडेंट रहें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे मीथेन के क्लैथरेट वो भारत में भी मिलने की संभावना है ना। तो मेटल रिक्वायर्ड एंड क्लीन एनर्जी, तो उसके लिए हमें लगातार इन सर्च रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा R&D जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर बात आती है फिर बात आती है क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन बनाना होगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए आत्मनिर्भर सप्लाई चेन। और आपको पता है कि फोटोकेमिकल जो पैनल्स हैं हम लोग खुद ही जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे काम कर रहे हैं। तो ये सभी एक जो है हम एक ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को लोकली डेवलप करें, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि घरेलू रूप से टेक्नोलॉजी से और यहीं पर उसके लिए मटेरियल मिनरल्स को रिसर्च किया जाए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। सो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं? द ग्रीन ट्रांजिशन मस्ट नॉट लीड टू इम्पोर्ट डिपेंडेंसी। ग्रीन ट्रांजिशन जब हो तो हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड इनपुट ऐसा ना हो इसको, और स्पेशली हम चाइना से इंपोर्ट करने लग जाएं इन सब चीज़ों को, और फिर एक बार हम जो है चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं। हमें आज की तारीख में इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता है, स्पेशली एनर्जी सिक्योरिटी में, है ना। एनर्जी फ्रीडम और एनर्जी सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है बता दीजिए। टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर इन ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, है ना। तो हमें सेमीकंडक्टर्स जिस प्रकार से हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं उसी प्रकार से एनर्जी के डायमेंशन में भी पॉलिसीज बनानी होंगी, राइट। इज इट क्लियर? यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर है। अब हम बहुत दिनों से एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि 8 लाख ये स्टैटिस्टिक्स, ये नंबर कहाँ से आया? इफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात करें, EWS की बात करें, या फिर हम बात करें क्रीमी लेयर जो ओबीसीज में क्रीमी लेयर्स हैं, तो ये दोनों स्टैटिस्टिक्स 8 लाख कहाँ से आया? तो इसका रीजनेबल क्या रीज़न है? क्योंकि जब हम लोग ओबीसी की बात करते हैं तो वो तो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो एक्चुअल में सोसाइटिकली जो है सोशली बैकवर्ड है साथ में, तो इन दोनों का इक्वल कैसे करें? अब यहाँ पर क्या हुआ है, 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप, ये सेंटर ने बोला सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था। अब इसमें क्या रीजनिंग दी है, क्या रैशनल दिया है, उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 लाख आपको पता होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिटेन किया, है ना। EWS में एक्सक्लूड इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम अ पर्सन हुज फैमिली हैज 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबाउ। तो यहाँ पर EWS में उन्हें भी एक्सक्लूड किया जा सकता है, जबकि ऐसा वहाँ पर नहीं होता, है ना। अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये सभी चीज़ें कि 5 एकड़ का यदि एग्रीकल्चरल लैंड है तब भी EWS से वो एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। रेजिडेंशियल क्राइटेरिया भी है तो तब भी, जैसे 1000 स्क्वायर फीट का यदि उनके पास मकान है, तो इस प्रकार से उन्होंने अपने रैशनल क्या दिए हैं ये आपको भी समझ में आएगा। तो गवर्नमेंट कमेटी रिपोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इनकम जो अभी 8 लाख डिसाइडेड है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इन सोसाइटी एंड एनुअली फैमिली, उनका एनुअल फैमिली इनकम कितना हो 8 लाख, इज अ रीजनेबल थ्रेशोल्ड फॉर डिटरमाइन EWS, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है, मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने अपनी बात रखी है। आपको याद आ रहा होगा ये जो EWS का जो क्राइटेरिया था ये 103वां संविधान संशोधन किया गया था, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आपको पता होगा कि समय समय पर इस पर रेट वगैरह लगती रहती है, क्योंकि ऑलरेडी 49% जो है 49% ऑलरेडी यहाँ पर रिजर्वेशन है, 10% ऑल मिल गया तो 59 हो गया, जबकि आपको पता है क्राइटेरिया तो 50% है। अब आपसे मेरा ये प्रश्न है कि वो क्राइटेरिया कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, ये बात किस वर्डिक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में कही गई थी, ये जरूर आपको बताना है, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे। सो सेंटर्स आर्ग्यूमेंट स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर EWS, इनकम क्राइटेरियन फॉर EWS वाज मोर स्ट्रिंजेंट देन वन फॉर OBC क्रीमी लेयर। ये पहला पॉइंट दिया कि EWS का क्राइटेरिया ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, OBC का कंपैरेटिवली स्ट्रिंजेंट नहीं है। कैसे? EWS criteria relates to financial year prior to the year of application। आज EWS का आपने सर्टिफिकेट बनाया
तो ये प्रायर ईयर को देखेंगे, पिछले वाले साल में, जबकि ऑन द अदर साइड इनकम क्राइटेरिया फॉर क्रीमी लेयर ओबीसी वो एप्लीकेबल होता है एनुअल इनकम, 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स का जो ग्रॉस एनुअल इनकम है उसको लिया जाता है। तो ये जस्ट पहले वाले साल की बात करते हैं। तो इन्होंने एक ये रैशनल दिया यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें, 10% का रिजर्वेशन 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एनफोर्स हुआ जनवरी 2019 में। और यहाँ पर कुछ संशोधन कहाँ पे आ गए कि एडेड एक क्लॉज 6 ऐड किया था आर्टिकल 15 में, टू एम्पावर गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस स्पेशल प्रोविजन फॉर ईडब्ल्यूएस, ये ऐड किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए सिटीजन एक्सेप्ट दोज क्लासेस दैट ऑलरेडी एंजॉय रिजर्वेशन, उसके अलावा जो अन्य हैं, है ना, जिन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं, उनके ऊपर ये अप्लाई हुआ। इट अलाउज रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट, उनमें भी अप्लाई होगा ये, वेदर एडेड और अनएडेड, चाहे गवर्नमेंट की मदद हो या ना हो तब भी इंक्लूड होगा। एक्सक्लूडिंग रन बाय माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को अलग थलग कर दें तो अप टू 10%। इट ऑल्सो एडेड क्लॉज 6, तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल 15 में और एक आर्टिकल 16 में जो है नए पॉइंट को फैसिलिटेट रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, ये ऐड किया गया। द न्यू क्लॉज मेक इट क्लियर दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी एडिशन इन द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, कि वो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के पार्ट होंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ा जो डिसीजन है अपने आप में, है ना, लेकिन कई जगह यहाँ पर इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ कोटा, कोटा की बात करें ये तो कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली अलाउड स्पेशल प्रोविजन ओनली फॉर, पहले केवल और केवल सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर ही फोकस रहता था। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, अभी इस बार जो है 2019 में, न्यू क्लास ऑफ अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। अब आपको पता होगा कि जब भी हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इंडिया में रिजर्वेशन कहा जाता है, वहीं अमेरिका में किसी चीज को एमेलियोरेट, सही करना होता है, करेक्ट करना होता है। इन दैट केस दीज प्रोसीजर्स आर नोन एज अफर्मेटिव एक्शंस। तो यहाँ पर अफर्मेटिव एक्शंस की बात करें फॉर दोज नॉट कवर्ड बाय एलिजिबल फॉर कम्युनिटी बेस्ड कोटास, तो इससे ऊपर उठकर इन्होंने चेंजमेंट लाया। व्हाट आर द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सेक्शन? क्राइटेरिया क्या है? द मेन क्राइटेरिया इज दैट दोज अबाउ एनुअल इनकम लिमिट 8 lakhs आर एक्सक्लूडेड, इनको अलग किया गया। इट अकाउंट्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इनमें सभी सोर्सेज से, जैसे सैलरी, बिजनेस एग्रीकल्चर प्रोफेशंस, है ना, फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू एप्लीकेशन ऑफ द फैमिली एप्लीकेंट, तो यहाँ पर पूरी फैमिली को देखा जाता है, माइनर चिल्ड्रन, उन सब की ओवरऑल इनकम को देखकर। पोजेशन ऑफ एनी ऑफ दीज एसेट, यदि इनमें से कोई एसेट भी यदि व्यक्ति रखता है तो उसे भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के पूल में नहीं रखा जाएगा। तो वो कौन सी हैं? यदि 5 या उससे ज़्यादा का एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है, रेजिडेंशियल फ्लैट यदि 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है, रेजिडेंशियल प्लॉट यदि 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, अबाउट द नोटिफाइड म्यूनिसिपल पार्टी, जो नोटिफाइड म्यूनिसिपल पार्टीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहाँ, या म्यूनिसिपल पार्टीज है ना, ठीक है। और उसके बाद में रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड एंड अबव इन अदर एरिया, तो यदि म्यूनिसिपैलिटीज़ में है तो 100 स्क्वायर, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है अपने आप में ज़्यादा, और यदि नहीं तो अदर में 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा प्लॉट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो साइड लैंड हो जाएंगे उससे। व्हाट आर द कोर्ट क्वेश्चन अबाउट द क्राइटेरिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई रिडक्शन विद इन जनरल कैटेगरी, आपको 50% वाला मैंने क्लॉज ऑलरेडी बता दिया है, उसको ब्रीच कर रहा है ये, क्योंकि 50% की जो बेयर है ना, बताइए कौन सा केस है वो? बहुत ही सिंपल है ना, 90s में आया था, बताइए, इतना मैंने आपको हिंट की है। आर्बिट्रेरीनेस ओवर इनकम लिमिट, कोर्ट ने इंट्रीग्यूट बाय इनकम लिमिट बीइंग फिक्स 8 लाख, और ये तो सेम फिगर है क्रीमी लेयर ओबीसी का रिजर्वेशन का, तो ऐसा क्यों है? उसके पीछे ही जो शुरुआत में मैंने आपको रैशनल दिया था कि ग्रॉस 3 ईयर एनुअल उसके हिसाब से था, और जबकि इनका जस्ट प्रीवियस ईयर ईडब्ल्यूएस, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, वो रैशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, अब देखिए आप इनको इक्वल कैसे रख सकते हैं जब सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ओबीसीज में है। ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पर देख रहे हैं, द क्रूशियल डिफरेंस इज दैट दोज इन जनरल कैटेगरी टू हुम ईडब्ल्यूएस इज एप्लीकेबल डू नॉट सफर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस, नहीं फेस करते हैं, अनलाइक दोज ओबीसी। तो सेम कैसे है ना, मेट्रोपॉलिटन क्राइटेरिया क्या है?
There are other question as whether any exercise was undertaken to derive exception such as why the flat criterion does not differentiate between metropolitan. ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई फ्लैट क्राइटेरिया मेट्रोपॉलिटन में तो बहुत लार्ज हो जाएगा और स्मॉल यदि कोई विलेज है या फिर मान लीजिए कोई नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटीज है उसमें रात दिन का अंतर होगा, है ना. तो ये सेम कैसे, ये हाउ वी कैन कंसीडर द टू फ्लैट्स सिमिलर in one is in metropolitan, other is in any town. OBC like criteria, the question of court raised that when the OBC category is socially educationally backward and therefore additional impediments to overcome, तो इन्हें तो और भी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिलती है. तो ये सेम कैसे है, नॉट बेस्ड ऑन रिलेवेंट डेटा. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट in the line with the Supreme Court known position that any reservation or norms for exclusion should be based on relevant data. तो कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, डेटा होना चाहिए. और यहाँ पर ये भी बोला गया कि ये रिजर्वेशन कैप को ब्रीच कर रहा है, वो हमने पहले ही बात कर ली. तो करंट स्टेटस क्या है फिर ईडब्ल्यूएस कोटा का? व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ ईडब्ल्यूएस कोटा? रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन सेकेंड ईयर नाउ. अब ये जो रिजर्वेशन है, अब 2 साल हो गए हैं इसको, है ना. रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट शोज कैटेगरी हैज़, और ये भी देखा गया कि अभी पिछले सालों में जो एग्जाम्स हुए उनका जो रिजल्ट आया उसमें ओबीसी की तुलना में इनकी कट ऑफ भी कम गई है. अ पॉइंट दैट अपसेट ट्रेडिशनल बेनिफिशरीज ऑफ रिजर्वेशन बेस्ड ऑन कास्ट, उनसे भी इनकी कट ऑफ लोअर जा रही है. एक्सप्लेनेशन इज दैट ओनली स्मॉल, अभी क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है कि अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बहुत से लोगों ने भी सर्टिफिकेट्स बनाए ही नहीं, एंड दैट इज वाई द कट ऑफ इज लोअर, बट ग्रेजुअली द कट ऑफ विल इंक्रीज, ऐसा बोला जा रहा है. हाउएवर नंबर पेक्स कट ऑफ मार्क्स विल एक्सपेक्टेड टू राइज, ये बात भी रैशनल दिया गया. तो प्रैक्टिकल इश्यू क्या है विद ईडब्ल्यूएस कोटा? ईडब्ल्यूएस कोटा विल कम इन जुडिशरी स्क्रूटनी सून, जल्दी जुडिशरी स्क्रूटनी में आ जाएगा ये. बट इट इज़ नॉट ओनली मैटर फॉर जुडिशरी, इंडियन पार्लियामेंट शुड रिविजिट द लॉ टू. बहुत जल्दी में पास कराया था, हेस्टी लेजिस्लेशन विद इन 48 आवर्स इसको पास करवाने की कोशिश की गई. माइनॉरिटी अपीजमेंट, यहाँ पर क्या, इट इज़ वाइडली आर्ग्यूड दैट, मतलब यहाँ पर अपीज किया गया, अपर कास्ट सोसाइटी को अपीजमेंट करने की कोशिश की, तुष्टिकरण करने की कोशिश की, है ना. तुष्टिकरण जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग रिलीजन अलग अलग कास्ट को अपीज करती हैं. मॉरलिटी पुट टू क्वेश्चन. इमेजिन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड फॉर फ्यू आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन विदाउट कंसल्टेशन. प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं हुआ था इसमें. सब्सटेंशियल बैकिंग इज मिसिंग. यहाँ पर अमेंडमेंट इज बेस्ड ऑन रॉन्ग एंड अनवेरीफाइड प्रेमाइस. यहाँ पर आप देख रहे होंगे कोई फैक्ट चेक वाली बात नहीं है, जस्ट वाइल्ड गैस सिंपली 8 लाख रख दिया गया. तो ये इसके पीछे कोई स्टैटिस्टिक्स लॉजिक रैशनल होना चाहिए. अंडर रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, SC ST OBC हम लोग हायर अप देखेंगे तो ओवरऑल हायरार्की में एक परसेंटेज जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, इवन दो देर इज रिजर्वेशन. सो रैशनल ऑफ 10%. देर इज वन मोर प्रॉब्लम. और आप हायर ब्यूरोक्रेसी और टॉप पोस्ट में तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो है अपर कास्ट के ही लोग देखने को मिलते हैं. द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कोटाज इज बेस्ड, ये इट इज़ नॉट सेइंग बाय मी, बेसिकली आई एम ऑल्सो ब्राह्मण, है ना, मैं भी ब्राह्मण हूँ. लेकिन इन केस यदि आप देखेंगे, जो हमने कई जगह पढ़ा भी है, हमने कई जगह देखा है, सो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो अपर कास्ट है ना, परसेंटेज का क्राइटेरिया भी मैं लेकर नहीं आ पाया, अदरवाइज मैं परसेंटेज क्राइटेरिया दिखाता आपको, है ना. तो वहाँ पर अपर कास्ट जो है हायर ब्यूरोक्रेसी, हायर जो ऑफिशियल्स हैं उनमें आपको ज़्यादा मिलेगा, है ना. ठीक है. तो रेशनल ऑफ 10% ही क्या है, रेशनल ऑफ 8 लाख क्या है, क्या बेसिस था उसका, ये क्लैरिफाई नहीं कर पाए. प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इज क्वाइट अ फ्लूइड आइडेंटिटी, है ना. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो मतलब एग्जैक्टली यदि आपके पास एक सर्टिफिकेट है तो डिसाइड कर लिया जाएगा, बट इट कैन नॉट बी द बेसिस, है ना. इट कैन नॉट बी द राइट बेसिस, है ना. देयर इज नो जस्टिफिकेशन. हाँ, जैसे रिजर्वेशन हम लोग कास्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी हायरार्की में दे आर इन दोज कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेज. हाँ, जब भी हम बात करते हैं कि दोज हु गेट अपलिफ्टमेंट, दोज हु बिकेम
bureaucrats now still they are using this reservation criteria, that should also be blocked. यहाँ पर भी एक कुछ ना कुछ क्लॉज होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं हो रहा है. तो कहीं ना कहीं ना इतना डाइवर्सिटी है, इतना वास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता है और हर जगह अमेंडमेंट की आवश्यकता है. तो यहाँ पर है ना बहुत से जो है हम देखेंगे कि क्लॉजेस की आवश्यकता होती है किसी भी लॉ में. यदि उसको 100% आइडियल बनाना है, किसी भी लॉ को 100% आइडियल बनाना है, तो अपने आप में बहुत बहुत वाइड रिसर्च और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पे देखा जाएगा. यहाँ पर फिर बात आती है प्रिजर्विंग द मेरिट. वी कैन नॉट रूल आउट सॉरी स्टेट ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हैम्परिंग मेरिट इन आवर कंट्री, है ना. यदि लेकिन देखिए यहाँ पर मेरिट की बात करें तो एक्चुअल में वैसे हम देखें वी कैन नॉट रूल आउट, ये हम कभी भी उसे नहीं हटा सकते. इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वो बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमेशा से वो स्टूडेंट कैंडिडेट विशियस साइकिल में ही रहते हैं. रेशनल क्राइटेरिया, there has been collective wisdom to define and measure economic weakness in certain section of society in order to shape concept of economic justice. देखिए अफर्मेटिव एक्शन यही है. हम लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि जो उस विशेष साइकिल में आने वाली उनकी कई पीढ़ियां उसी साइकिल में रहेंगी, उससे बाहर निकालने के लिए उनकी एक बेसिक इनकम जनरेट करने के लिए यूबीआई होना चाहिए. यस और नो? तो ये रेशनल क्राइटेरिया है कि उनको जस्टिफिकेशन मिले. दीज आर द अफर्मेटिव एक्शन. तो दोनों आपको बेसिस पता होने चाहिए. मैंने आपको नेगेटिव भी बताया, पॉजिटिव भी बता रहा हूँ. यहाँ पर जुडिशियल गाइडेंस ली जा सकती थी. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन विल पेव द वे फॉरवर्ड इन डिसाइडिंग क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन कोटास. टारगेटेड बेनिफिशरीज कौन है भाई? द सेंटर नीड टू रिसॉर्ट मोर रेशनल क्राइटेरिया. और यहाँ पर कई बार आप देखेंगे प्रॉक्सी फर्जी सर्टिफिकेट्स लेकर आ जाएंगे, ये भी देखने को मिलेगा. टारगेटेड बेनिफिशियरी एंड रिजर्वेशन सिस्टम. कास्ट सिस्टम डेटा कैन बी यूजफुल इन दिस रिगार्ड. इनकम स्टडी की बात करें तो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, डिफरेंस इन परचेजिंग पावर इन रूरल एंड अर्बन एरिया में भी बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर का डिफरेंस है, शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल सिंगल इनकम लिमिट वाज फॉर्मुलेटेड फॉर होल कंट्री. अब आप देखिए कि रूरल और अर्बन एरिया में बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया होना चाहिए, यहाँ पर भी सिमिलर क्राइटेरिया, राइट. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है. आई थिंक आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा. यहाँ से आप बहुत से रैशनल्स पिक कर सकते हैं. बहुत लंबे समय से हम इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज कर रहे हैं. कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, प्रिजनर्स का भी एक्सचेंज करते हैं लिस्ट को. कितने प्रिजनर्स इंडिया में कैद हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के जो इंडिया के पाकिस्तान में है. इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ एक्सचेंज रिसेंटली अ लिस्ट एंड देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, है ना, दैट कैनॉट बी अटैक्ड इन केस ऑफ एस्केलेशन इन हॉस्टिलिटी. यदि कोई भी एस्केलेशन होता है तो उन्हें अटैक न किया जाए. एज अ पार्ट ऑफ एनुअल रिचुअल, ये हमारा एनुअल रिचुअल है, और ये हम हमेशा कब करते हैं? 1 जनवरी को करते हैं. ऑलवेज याद रखेंगे, है ना. नेबर्स फॉर मोर देन 3 डिकेड्स, हम 30 साल से ऐसा कर रहे हैं. नॉन न्यूक्लियर एग्रेशन एग्रीमेंट हुआ था, और ये एग्रीमेंट बायलेटरल था इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑन रिडक्शन न्यूक्लियर आर्म्स को कम करने के लिए. दोनों ने प्लेज किया नॉट टू अटैक असिस्ट, किसी भी फॉरेन पावर को मदद करने, असिस्ट फॉरेन पावर टू अटैक ईच अदर, ऐसा कभी भी ना करें. ये बात यहाँ पर प्लान लिया गया. द ट्रेटी वॉज ड्राफ्ट इन 1988 साइंड बाय पीएम राजीव गांधी, है ना. और उस समय की काउंटर पार्ट कौन थी? बेनजीर भुट्टो थी. 30 ईयर्स हो चुके हैं. इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑफ जनवरी 1991, और देखिए आज 2021-22 आ गया है, 30 ईयर्स प्लस हो गए हैं. द ट्रेटी बार्ड इट्स सिग्नेटरी टू कैरी आउट सरप्राइज अटैक, कोई भी सरप्राइज अटैक ना करे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज़ पर. और ये जनवरी 1992 से स्टार्ट हो गई थी एनुअली, और 1 जनवरी को हम ये जो है रिस्पेक्टिव डिटेल्स को एक्सचेंज करते हैं. क्यों ज़रूरत थी इसकी? एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ब्रेस्ट टैक नाम का एक ऑपरेशन इंडियन आर्म फोर्सेज ने चलाया था, और यहाँ पर लगभग इंडियन आर्म फोर्सेज के 5 लाख, बहुत बड़ा नंबर होता है, आप देखिए 5 लाख पर्सनल्स, हाफ ऑफ द आर्मी उस समय की, वो इसमें एयरफोर्स, नेवी सभी शामिल थे. एम्फीबियस अटैक. तो यहाँ पर एक बार को बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया पाकिस्तान के लिए कि शायद इंडिया एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है पाकिस्तान पर.
और इसलिए क्या हुआ, आनंद फानन में बहुत इस प्रकार के डिसीजन लिए गए। इन 1986-87 एक मैसिव एक्सरसाइज की गई थी इंडियन आर्मी के द्वारा, और इससे क्या हुआ, पाकिस्तान को ऐसा लग गया कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने वाला है। सिंस देन फॉरेन मिनिस्ट्रीज बोथ कंट्रीज हैव बीन निगोशिएटिंग रीच अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तब से ये सब हो रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है एग्रीमेंट का, ट्रेटी बार्ड इट्स सिग्नेचर टू कैरी आउट सरप्राइज अटैक ना हो, है ना, एंड द ट्रेटी प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिक्योरिटी मेजर्स एनवायरमेंट, याद रखना, है ना ये सब। अदर क्या है, बोथ नेशन डू साइमल्टेनियसली शेयर लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स in each other's custody. These lists are exchanged under provision agreement on counselor access signed. यहाँ पर counselor access देखिए, वो जो एग्रीमेंट है वो जनवरी 1992 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पर ये जो है प्रिजनर्स की लिस्ट वो हम काउंसलर एक्सेस साइंड इन मई 2008 वहाँ से कर रहे हैं। अंडर दिस पैक्ट टू कंट्रीज शुड एक्सचेंज कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट, वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल ट्वाइस ए ईयर करना होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल शॉर्टेज, बिल्कुल वही फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस चेंज, उसमें कमी आ गई। कार मेकर्स को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, एब्रप्ट कास्केडिंग शॉर्टेज, है ना। सेमीकंडक्टर्स आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी इक्विपमेंट के ब्रेन डिवाइस के रूप में, सारे डिसीजन के लिए, है ना। आप देखेंगे गाड़ियों में बहुत से सेंसर्स होते हैं, है ना। यदि इवन आपकी चाबी की में यदि वो सेल्फ ऑटो लॉक वाला सिस्टम है तो उसकी एक चिप जो है ना बिल्कुल आसपास ही कहीं होनी चाहिए तभी गाड़ी ऑन होती है। बहुत से सेंसर्स होते हैं, है ना, जो रेडिएशंस की मदद से चेक करते हैं। सो रीज़न ऑफ शॉर्टेज क्या है, स्टे एट होम शिफ्ट। यहाँ पर क्या हुआ, दिस पुश्ड चिप डिमांड बियॉन्ड लेवल प्रोजेक्टेड बिफोर पेंडेमिक, लॉकडाउन स्पर्ड ग्रोथ इन सेल ऑफ स्मार्टफोन। होता क्या है, सभी लोग घर पे हैं और वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, लोगों को लैपटॉप मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा आवश्यकता होने लगी, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ और गई, और वहाँ सप्लाई कम है तो ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है, सप्लाई शॉर्टेज। फ्लक्चुएटिंग फोरकास्ट, ऑटोमेकर्स कट बैक ड्रास्टिकली। यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में भी मैंने आपको बताया था कि उनके लिए बेसिक चिप्स हैं। स्टॉक पाइलिंग, अब चाइनीज़ स्मार्टफोन इंडस्ट्री डोमिनेट करती है, और यहाँ पर क्या है, 5G नेटवर्किंग गियर के लिए इन्वेंट्रीज में, है ना, क्योंकि यूएस का सैंक्शंस थे तो इसलिए क्या हुआ, उन्होंने स्टॉक पाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया। और इस प्रकार से क्या होता है, ग्लोबल चिप क्राइसिस जियोपॉलिटिकल टेंशन बन गया। विद चाइना हैव शिफ्टेड फोकस बैक टू दी सेमीकंडक्टर, क्योंकि चाइना का परसेंटेज कम था, ताइवान बहुत नंबर 1 पर चल रहा है अभी, तो इसलिए इसका शिफ्ट यहाँ पर आ गया। द यूएस विच वंस लीडर इन चिप मैन्युफैक्चरिंग वांट्स क्राउन बैक, वो फिर से चाहता है ना। तो इससे क्या है, प्रोटेक्शनिज्म, US looking bring manufacturing back to the America and reduce the dependency on handful chip maker पर, mostly concentrated ताइवान एंड साउथ कोरिया में जो है, तो वो इसे अब बढ़ाना चाहते हैं। चाइना का रिन्यू एग्रेशन ऑन ताइवान ऑल्सो बीइंग सीन एज लाइट ऑफ, तो ये भी ऐसा देखा जा रहा है कि चाइना का जो अटैक ताइवान में वो भी उसके पीछे भी एक यही रीज़न है। सो इम्पैक्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज क्या हुआ है, सीधा कार मेकर्स जो हैं उनको $210 बिलियन अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है, देखिए, है ना, तो इतना नुकसान, ठीक है। विद द प्रोडक्शन ऑफ 7.7 मिलियन व्हीकल लॉस, यहाँ पर जो है 77 लाख व्हीकल जो है प्रोड्यूस नहीं हो पाए इसके कारण। वाई इट इज़ सो हार्ड टू कॉम्पीट, क्यों इतना आसान नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ना ये अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेसीजन की डिमांड करता है। ह्यूज लॉन्ग टर्म बैट्स, है ना, फील्ड सब्जेक्ट रैपिड चेंज, और आज की तारीख में चेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा है, वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। फैक्ट्री आर कंज्यूम एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वल्नरेबल, इवन इन टाइनिएस्ट डिस्रप्शन हो जाएगा ना तो पूरी तरह से, है ना, डस्ट पार्टिकल और डिस्टेंट अर्थक्वेक वहाँ पर भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बड़ी ही नैनो लेवल स्केल पर इन्हें फैब्रिकेशन जो है बड़ी ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ना। प्लांट cost billions of dollars to build, equip and have run flat out of 24/7 rake up the investment. Is it clear? तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कत आई, फेस किया पूरे विश्व ने। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट INSACOG। याद आ रहा होगा आपको, INSACOG मैंने पहले भी डिस्कस किया है। SARS-CoV-2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स, और इन्होंने अभी 1 लाख प्लस सैंपल्स लिए हैं जो फॉरेन से लोग आते हैं उनके सैंपल्स को स्टडी, वहाँ से जब से ब्रिटेन से लोग आ रहे थे, राइट। अल्फा, है ना, अल्फा जो वेरिएंट था,
इंसाकॉग इज कंसोर्टियम ऑफ 10 लैब्स, 10 लैब है, 18 सैटेलाइट लैब्स हैं भारत में, जबकि इसका स्प्रेड पूरे भारतवर्ष में कॉमनली होना चाहिए था, बट ये जो है मतलब यहाँ पर इक्वालिटी नहीं देख पा रहे हैं, है ना, इनकी लैब्स के मामले में जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। टास्क विद स्कैनिंग कोविड सैंपल पेशेंट एंड फाइंडिंग वेरिएंट्स दैट लेड स्पाइक इन ट्रांसमिशन, जो स्पाइक ट्रांसमिशन कर रहे हैं उनको जो है सैंपल्स को स्कैन करता है। और सबसे खास बात यह है, द इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इंक्लूड लेबोरेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल ICMR एंड हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सभी जो है इन्वॉल्व है इस इंस्टीट्यूट के साथ, और वहाँ से इंफॉर्मेशन इनपुट्स पता चलता है। इसने जनवरी 2020 में काम करना स्टार्ट किया बाय सीक्वेंसिंग ऑल द सैंपल हिस्ट्री ट्रैवल फ्रॉम यूके से जो आ रहे थे भारत में लोग, वहाँ से स्टार्ट किया जब हमारी वेव जो है एक्चुअल में मार्च 2020 में आई थी, राइट, मार्च 2020 में। इंसाकॉग का क्या टास्क है भाई? कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम स्टेट एज वेल एज कोरिलेटिंग डिजीज एंड सर्टेन म्यूटेशन, उसको कोरिलेट करना, जीनोमिक सीक्वेंस का अध्ययन करना, ट्रैक करना, सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस उनको ट्रैक करना। व्हाट इट फाउंड सो फार, इसने अब तक क्या पाया? 1 लाख सैंपल अर्ली दिसंबर 2021 तक, मतलब पूरे के पूरे 10 मंथ्स में, 10 to 11 मंथ्स में आइडेंटिफाई किया इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से फ्लो हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और वेरिएंट किस तरह से चेंज हो रहा है वो पता लगाया इसने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसाकॉग की फुल फॉर्म याद रखना। जीनोमिक सीक्वेंसिंग यूजफुल कैसे है? अंडरस्टैंडिंग म्यूटेशन को समझने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स पर अलग अलग व्यक्तियों पर क्या इंपैक्ट हो रहा है, एंटीबॉडी से कोई वेट तो नहीं कर पा रहा, या फिर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन को भी कहीं कोई ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन तो नहीं है, और वायरस किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, अल्फा और डेल्टा वेरिएंट, फिर ओमिक्रॉन, फिर डेल्मिक्रॉन जो है, तो ये सब कैसे हो, हाउ इट इज डन, जीनोमिक सीक्वेंस इज डन बाय, कैसे होता है, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है ऑफ द कोरोना वायरस सैंपल, उससे अलग करते हैं, फिर उसके बाद में आरएनए कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस्ड, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके बेस पेयर कंसिस्ट करता है वो आरएनए, एंड जीनोमिक सीक्वेंसिंग इज अबाउट आइडेंटिफाई कंपेयरिंग, और फिर हम क्या करते हैं उसके सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं सैंपल विद दी रेफरेंस सैंपल, और तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार से चीज़ें परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग कैसे होगा, डिफरेंट एडवांटेजेस हमने इससे प्राप्त किए, राइट। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं? एक तो सबसे खास बात ज्योग्राफिकल वेरिएशंस, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इसकी लैब्स वगैरह, है ना, स्प्रेडिंग में। शॉर्टेज ऑफ फंड कम है, ओनली 1% हैज़ बीन अचीव्ड येट, तो यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फंड है, रेड टैपिज्म, देरी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल लैकुना भी है, राइट। लैब्स हैव सेम क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट, नॉट ऑल इंसाकॉग, सभी लैब में एक जैसे क्वालिटी इक्विपमेंट नहीं है, कुछ में बहुत अच्छे कुछ में खराब है, तो उस खराब का मतलब उस लेवल के नहीं है। और शुगर एंड स्पाइक इन सम सिटीज़ मीन डिफिकल्ट इन प्रोसेसिंग, तो बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। जॉर्ज विटेट वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंबई में जो ये इम्पॉर्टेंट प्लेस है दैट इज नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, और ये पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। ओपन दिस मंथ एज बिल्डिंग एंटर्स इट्स सेनेटरी ईयर, उसको खोला गया 100 साल बाद, सेनेटरी का मतलब 100 साल बाद। तो जॉर्ज विटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, स्कॉटलैंड के थे, राइट, और उन्होंने पर्थ में स्टडी किया था अपना आर्किटेक्चर को, और बाद में यहाँ पर आए। उनको जो है भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे में आर्किटेक्ट के लिए कंसल्टिंग, है ना, कंसल्टिंग आर्किटेक्ट के रूप में काम किया, और इन्होंने बनाया इंडो सैरेसेनिक स्टाइल। इंडो सैरेसेनिक का मतलब जो मुगल नॉट एग्जैक्टली मुगल, जो मुस्लिम इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैसे मॉस्क के ऊपर इस प्रकार से कर्व होता है, टोम, है ना, कैरेक्टराइज बाय डेकोरेटेड सरफेसेस, बल्बस जो डोम्स होते हैं, जैसे यहाँ पर बल्बस, ये डोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बल्बस डोम, तो आपको दिख रहा होगा इस्लामिक आर्किटेक्चर, तो इसको इन्होंने इंडो इस्लामिक को इन्होंने बनाया, ठीक है। तो विटेट आपको याद रखना है, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको हमेशा याद रखना है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉर्ज विटेट, है ना, कहाँ पर पढ़ाई की, क्या किया इन्होंने, और इसके अलावा इंडो सैरेसेनिक स्टाइल्स क्या होती है,
यहाँ पर ये स्टाइल्स को ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने प्रमोट किया था 19th सेंचुरी में। अक्रॉस इंडिया ये फीचर्ड हुए, हिंदू टेम्पल्स तक में देखने को मिले, मुगल स्ट्रक्चर्स टू हिंदू टेम्पल्स, इंडो इस्लामिक एलिमेंट देखने को मिला यहाँ पर, है ना। मेजर फीचर्स ऑफ स्टाइल इंक्लूड डोम्स, है ना, डोमलेट्स, छत्रीज, मिनरेट्स, ओपन पेविलियंस, ये सब देखने को मिला, है ना। यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली, इंडो सैरेसेनिक वाज सीन इन राज एफर्ट प्रमोट इंडियाज कल्चर। और देखिए यहाँ पर नोबल मॉन्यूमेंट्स जो हैं इस प्रकार के कौन कौन से हैं, विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता का, अंबा विलास पैलेस जो मैसूरू में है ना, मैसूरू में है, सीनेट हाउस जो है मद्रास यूनिवर्सिटी कैंपस जो चेन्नई का है, सीनेट हाउस, और सेक्रेटरीट जो बिल्डिंग है न्यू दिल्ली की, वो कुछ इसी प्रकार के एग्जाम्पल पर मैग्निफिसेंट जो है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई के नोटेबल आर्किटेक्चर्स भी आपको पता होने चाहिए, है ना, जैसे छत्रपति शिवाजी का जो ये बल्बसपुर आर्किटेक्चर था। द डोम ऑफ CSMVS इज बेस्ड ऑन गोल गुम्बज, तो गोल गुम्बज पर आधारित था जॉर्ज विटेट का ये पूरा, ठीक है। एंड द मौसोलियम किंग ऑफ मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर पर बेस्ड था। विटेट हैज टूर्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ऑफ बीजापुर, वहाँ पर देखा उन्होंने और फिर वहाँ से उन्होंने कुछ प्रेरणा ली। ऑल्सो विजिटेड ताजमहल, वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली और इस प्रकार से उन्होंने डिज़ाइन किया। तो यहाँ पर ये विक्टोरिया प्लेस है और अम्बा विलास जो है, दिस प्लेस इज हेयर, ये अम्बा विलास है ना, और ये है हिस्टोरिक प्लेस दैट इज विक्टोरिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कुछ भी ऐसी चीज़ आती है, कहीं पर कोई भी चीज़ ओपन होता है तो उसके बाद हमें पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था। आई थिंक आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया मेंस का वो आप अच्छे से करेंगे जरूर, और एक एक चीज़, एक एक टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। हमने सभी जियोपॉलिटिक्स से लेकर डिफरेंट एरियाज को कवर किया है। सो आई स्टॉप हियर टुडे, है ना। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द कैटलिस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।